हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले आपका स्वागत है चंद्र भारती एकेडमी में। और मैं हूं आप लोग का बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है। और आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी को बेस करते हुए और लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ठीक है। और जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, चैप्टर फिनिश होने के बाद हम लोग इस चैप्टर के जितने सारे पीवाईक्यूज हैं जो नीट में पूछे गए हैं और जो भी डीपीपीज हैं या जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को करवाए जाएंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ आप लोग को कि लिविंग वर्ल्ड क्या है। जब से जो अर्ली मैन था, यानी कि जो अर्ली मैन था, उसने सबसे पहले चीज़ों को आसान करने के लिए जो भी चीज़ें हैं अर्थ के ऊपर, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। जो पहला था वो था लिविंग और दूसरा जो था नॉन लिविंग। ठीक है। जो लिविंग थिंग्स थी उसमें रखा उन लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स प्रेजेंट थी अर्थ के ऊपर, उसमें उन लोगों ने रखा किसको? जैसे एयर है आपका, वाटर है, इन सारी चीज़ों को रखा उन्होंने नॉन लिविंग थिंग्स में। जो लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है, जो लिविंग थिंग्स होती हैं उसे हम लोग बायोटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है। और जो नॉन लिविंग होती हैं उनको एबायोटिक भी बोल सकते हैं। जो लिविंग होती हैं उन्हें एनिमेट भी बोला जाता है, जो नॉन लिविंग होती हैं उन्हें इनएनिमेट भी बोल सकते हैं। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि जो अर्ली मैन था उन्होंने क्या किया, जितनी सारे ऑर्गेनिजम्स थे, जो भी चीजें मौजूद थी अर्थ के ऊपर, उन्हें टू पार्ट्स में क्या किया? डिवाइड किया। जो पहला है वो है लिविंग, और बाकी जो चीजें रखेंगे वो किस में रखेंगे? नॉन लिविंग में। लिविंग में हम लोग कंसीडर करते हैं प्लांट्स, एनिमल्स को, या जो भी माइक्रोब्स वगैरह हैं उनको लिविंग में रखा उन लोगों ने। और नॉन लिविंग में जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारी की सारी चीजें रखी गई किसमें? नॉन लिविंग में। ध्यान से देखेंगे, जो अर्ली मैन था, जो अर्ली मैन था, उन्होंने क्या किया, जो भी चीजें मौजूद थी अर्थ के ऊपर, जो भी चीजें अर्थ के ऊपर मौजूद थी, उन्होंने इसे टू पार्ट्स में क्या किया? डिवाइड किए। पहला जो था वो था लिविंग। ठीक है। लिविंग का दूसरा नाम क्या है? बायोटिक, या इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? एनिमेट। क्या नाम है? एनिमेट। आया बात सुनिए। बाकी जो चीजें थी उनको रखा उन लोगों ने किसमें? नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में। ठीक है। जिसको हम लोग एबायोटिक भी बोल सकते हैं, एबायोटिक भी बोल सकते हैं, या इसको इन एनी मेड भी बोल सकते हैं। इतना आ रहा होगा समझ में? जैसे जो लिविंग थिंग्स थी इसमें रखा गया, इसमें बताया उन लोगों ने एनिमल्स को, प्लांट्स को, बाकी जो चीजें लिविंग थी उनको इस कैटेगरी के अंदर रख दिया गया। इतना आ रहा होगा आप लोग को समझ में? बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स थी, ठीक है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, ये जितनी सारी चीजें थी, इन चीजों को इन्होंने रखा किसमें? नॉन लिविंग में। ठीक है। कह रहा है कि अगर बायोलॉजी को, ठीक है, अगर बायोलॉजी को हमको स्टडी करना है, ठीक है, तो हम लोग दो पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर सकते हैं बायोलॉजी की। ठीक है। जो पहला पॉइंट होता है, यानी कि पहला जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो, अगर हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक रखें, क्या रखें?
एंथ्रोपोसेंट्रिक। अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा और क्लियर होगा आगे। बोला ये जा रहा है कि अगर पूरे बायोलॉजी को, ठीक है, अगर पूरे बायोलॉजी को स्टडी करना है तो दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल सकते हैं हम लोग। कितने पॉइंट ऑफ व्यू? दो। अगर हम लोग बस ह्यूमन बीइंग को, ठीक है, यानी कि होमोसेपियंस को अगर हम लोग क्या करते हैं, सुपीरियर मानते हैं। किसको? होमोसेपियंस को, यानी कि ह्यूमन बीइंग को अगर सुपीरियर मान के और बस उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, यानी कि बायोलॉजी की बस स्टडी ह्यूमन के लिए कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोला जाता है? एंथ्रोपोसेंट्रिक बोला जाता है। अगर पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि अर्थ के ऊपर जितने तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, अगर सबके बारे में, यानी कि सबको कंसीडर करके एक साथ कंपाइल करके स्टडी करते हैं हम लोग, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? बायोसेंट्रिक। आया होगा समझ में? एक बार और सुनते हैं, एक लाइन में मैं बता रहा कि अगर बस हम लोग ह्यूमन को सुपीरियर मानते हुए पूरी बायोलॉजी की स्टडी कर जाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। आया समझ में? और अगर हम लोग पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, सबको एक साथ कंपाइल करके या सबके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करके पूरी बायोलॉजी स्टडी करते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसेंट्रिक बोलते हैं। ध्यान से देखेंगे। बायोलॉजी की स्टडी जो है, या there are mostly two views. There are mainly two views. आया बात सुनो, यानी कि दो ही तरीके हैं। जो पहला तरीका है, ठीक है, जो पहला तरीका है जिसे हम लोग बोलते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोसेंट्रिक। और जो दूसरा तरीका है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? बायोसेंट्रिक। है बात समझे? दो ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा कि जहां भी, इतना याद रखेंगे, जहां भी एंथ्रो अगर वर्ड आता है, यानी कि कहीं ना कहीं वहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। जहां भी एंथ्रो अगर वर्ड आता है, वहां पे कहीं ना कहीं क्या है? ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है। कह रहे कि एंथ्रोपोसेंट्रिक में केवल ह्यूमन को ही क्या करते हैं हम लोग? ह्यूमन को ही सुपीरियर मान के पूरी बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। जबकि बायोसेंट्रिक में ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? कंसीडर करके पूरी बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। इतना आया होगा समझ में? अगर हम लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है? कि हम लोग केवल लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही क्या कर सकते हैं? ज्ञान कर सकते हैं। आया बात समझ में? यानी कि बस अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं? बायोलॉजी की स्टडी करते हैं, तो बस हम क्या क्या जानेंगे? बस ह्यूमन के बारे में जान सकते हैं।
और बस जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अगर उनके कंपैरिजन में बस ह्यूमन के बारे में जानना ये बहुत ही क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, यानी कि इसमें जो इंफॉर्मेशन, यानी कि इसमें जो आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे वो बहुत क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी। जबकि अगर बायोसेंट्रिक तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। आया होगा समझ में? यानी कि बायोलॉजी को टोटल स्टडी करने के दो तरीके हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूं बस। पहला होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक और दूसरा होता है बायोसेंट्रिक। अगर एंथ्रोपोसेंट्रिक तरीके से बायोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बस ह्यूमन को सुपीरियर मानते हुए ह्यूमन के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है, जिसका सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि यहाँ से आप लोग को बस लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही गैन हो पाएगी बायोलॉजी की। लेकिन वहीं पे अगर बायोसेंट्रिक की बात करें तो बायोसेंट्रिक में क्या होता है, पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करते हैं और सबके बारे में थोड़ा थोड़ा स्टडी करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। आया होगा इतना समझ में? ध्यान से देखेंगे। जो हम लोग का कल्चर है, ठीक है, यानी कि जो इंडियन कल्चर है उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा वर्ल्ड है, ठीक है, ये जो पूरी अर्थ है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, इसको एक फैमिली की तरह कंसीडर किया गया है। ठीक है, आप लोग को पता होगा कि जो एक फैमिली होती है, फैमिली के जितने सारे मेंबर्स होते हैं सबको इक्वल माना जाता है। आया बात सुन में? नॉर्मल अगर किसी फैमिली की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, तो एक जो नॉर्मल फैमिली होती है उसके जितने सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल इक्वल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में इस पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली की तरह कंसीडर किया गया है और यहाँ पे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे क्या माने जाते हैं, इक्वल माने जाते हैं। आया बात सुन में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जैसे इंडियन कल्चर में बोला जाता है, एक टर्म है वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम, ठीक है, ये एक संस्कृत का टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज अ फैमिली। आया बात सुन, ये इंडियन कल्चर में वसुदेव कुटुंबकम एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, आप लोग को याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में भी ये लाइन मेंशन्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है द वर्ल्ड इज अ फैमिली एंड all the members of a family are equal। ठीक है, इतना आया होगा समझ में आप लोग को कि क्या बोल रहा मैं? ठीक है, आगे बात करते हैं सिमिलरिटीज के बारे में। ठीक है, कि सिमिलरिटीज क्या क्या हो सकती हैं, कितने तरह की सिमिलरिटीज होती हैं। ठीक है, अगर सिमिलरिटीज कितने कितने तरीके की हो सकती हैं, कह रहा है कि सिमिलरिटी दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो तरीके की। एक होती है हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी और दूसरी होती है वर्टिकल सिमिलरिटी। थोड़ा सा नया लग रहा होगा ये वर्ड अभी फिलहाल के लिए, अगर आप लोग पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा नया लग रहा है, लेकिन आने वाले 2 से 3 मिनट में मैं इसको बिल्कुल
क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बोला जा रहा है क्या, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिमिलैरिटीज, ये दोनों क्या होती है, इन दोनों टर्म को हम लोग को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जैसे देखेंगे ध्यान से, अगर ये कोई फैमिली है, ठीक है, ठीक है, तो ये मेल, ये फीमेल, ठीक है, अगर ये दोनों आपस में ब्रीड करते हैं तो जाहिर सी बात है इनका क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, मान लेते हैं कितने ऑफ स्प्रिंग हैं, 2। ठीक है, दो। ठीक है, सिमिलरिटी इनमें दो तरीके से देख सकते हैं, कितने तरीके से, 2 तरीके से, या तो हम लोग इनके भी सिमिलरिटी देख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच, पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग के बीच। ठीक है, या सिमिलरिटी इन दोनों के बीच में भी देख सकते हैं। आया होगा समझ में क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, आ रहा होगा समझ में कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। अगर सिमिलरिटी देखनी है, अगर ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलरिटी देखनी है, तो सिमिलरिटी हम या तो ऑफ स्प्रिंग से उनके पेरेंट के बीच देख सकते हैं सिमिलरिटी, कि जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट से कितना सिमिलर है, या जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं यानी कि भाई और बहन है उनके बीच में भी सिमिलरिटीज हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आया बात समझ में। ठीक है, हम लोग देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटी क्या होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमिलरिटी क्या होती है। आया बात सुनिए, अगर अगर हम लोग पेरेंट्स की सिमिलरिटी ऑफ स्प्रिंग के साथ देखते हैं, किसकी सिमिलरिटी, पेरेंट्स की सिमिलरिटी ऑफ स्प्रिंग के साथ देखते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल सिमिलैरिटी। आवाज सुनिए, और अगर ऑफ स्प्रिंग से, यानी कि ऑफ स्प्रिंग के बीच में, यानी कि ये जो दोनों ऑफ स्प्रिंग हैं यानी कि ब्रदर्स एंड सिस्टर है, अगर इनके बीच में सिमिलरिटी देख रहे हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं, आया होगा समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, कि अगर पेरेंट्स की सिमिलरिटी उनके बच्चों के साथ देख रहे हैं तो इसको हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटी बोलते हैं। अगर बच्चों
के बीच में ही सिमिलरिटी देख रहे हैं, यानी कि कोई भाई है बहन है, उन दोनों के बीच में, यानी कि भाई बहन से कितना सिमिलर है, बहन भाई से कितनी सिमिलर है, अगर ये सिमिलरिटी देख रहे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी बोलते हैं। लेकिन वही अगर किसी भी ऑफ स्प्रिंग का सिमिलरिटी उनके पेरेंट्स के साथ देख रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकल सिमिलरिटी बोलते हैं। आया होगा समझ में। वर्टिकल सिमिलरिटी और हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग और टर्म्स हैं, देखेंगे। वर्टिकल सिमिलरिटी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं इंटर जनरेशन सिमिलरिटी, ठीक है। वहीं जो हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी है इसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्रा जनरेशन सिमिलरिटी। आया होगा समझ में। ये दोनों टर्म कहना क्या चाह रहे हैं, देखेंगे। कह रहा है कि अगर इंटर जनरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि दो अलग अलग जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे ये एक अलग जनरेशन है और ये एक क्या है, अलग जनरेशन है। आया बात समझ में। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के इंडिविजुअल के अंदर हम लोग सिमिलरिटी देख रहे हैं तो ऐसे सिमिलरिटी को हम लोग वर्टिकल सिमिलरिटी या इंटर जनरेशन सिमिलरिटी बोलते हैं। यानी कि इंटर जनरेशन का मतलब दो अलग अलग जनरेशन के बारे में क्या हो रही है, बात हो रही है। आया होगा समझ में। वहीं पे अगर इंट्रा जनरेशन सिमिलरिटी या हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी की बात करते हैं तो सेम जनरेशन के दो अलग अलग इंडिविजुअल में सिमिलरिटी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। आया होगा समझ में इतना। मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर सेम जनरेशन के दो अलग अलग इंडिविजुअल के अंदर हम लोग अगर सिमिलरिटी को देखते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा जनरेशन सिमिलरिटी बोलते हैं, या उसी को हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, आज हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, बने रहिएगा आप लोग अगले वीडियो के लिए। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम क्या करेंगे, अगली वीडियो भी लाएंगे। और वहाँ यानी कि अगली वीडियो में हम लोग सबसे पहले जानेंगे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट के बारे में जिनका नाम होगा अर्नस्ट मेयर, जिनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है।